Hello, ambitious aspirants. I hope you are doing well. So, let's start with today's topic marine organisms. मरीन ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लैंक्टन क्या होता है. द टर्म प्लैंक्टन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट इन द सर्फेस वाटर्स ऑफ द रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. प्लैंक्टन क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो फ्लोट करते हैं सरफेस वाटर पे. मतलब ये जो सरफेस वाटर है उस पर जो फ्लोट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्लैंक्टन्स. इट इंक्लूड्स बोथ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक एल्गी, और एल्गी इनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. और एनिमल्स को क्या बोलते हैं इनमें? जू प्लैंक्टन. The locomotory power of the planktons is limited so that their distribution is controlled largely by currents in the aquatic ecosystems. जो लोकोमोटरी पावर होती है, जो इनकी मूव करने की पावर होती है प्लैंक्टन्स की, वो बहुत ही लिमिटेड होती है. ये मूव नहीं कर पाते. और ये मूव कैसे करते हैं? जैसे जैसे पानी आगे आगे जाएगा, जैसे जैसे करंट्स के जैसे चलेंगे, पानी चलेगा आगे, उसके साथ साथ ये भी चलेगा, उसके साथ पानी के साथ साथ. ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की जो लोकोमोटरी पावर, जो इसकी मूव करने की पावर है, वो तो बहुत लिमिटेड है. तो ये मूव कैसे करेगा? जैसे ही पानी मूव करेगा, जैसे करंट्स मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में, उसी अकॉर्डिंग, उसी स्पीड से ये प्लैंक्टन्स भी मूव करेंगे. ठीक है. द ग्रोथ रेट, प्रोडक्टिविटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लैंक्टन इन ट्रॉपिकल वाटर्स स्पेशली इन मैंग्रोव वाटर्स आर हाई. जो इसकी ग्रोथ रेट है जो प्लैंक्टन्स की, और जो प्रोडक्टिविटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है प्लैंक्टन की, वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ज़्यादा है. और स्पेशली ट्रॉपिकल वाटर्स कौन से? जो मैंग्रोव वाटर्स होते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट इज फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन यही ना, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, एल्गी वगैरह, ये सारे जो इनमें जो फाइटोप्लैंक्टन में क्या आगे जो भी सारे प्लांट्स हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो भी प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो ऊपर ऊपर वाले लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सनलाइट वाले लेयर में, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स. Phytoplanktons are microscopic plant organisms that live in aquatic environments, both salty and fresh. Some phytoplankton are bacteria, some are protists, and most are single-celled plants. Among the common kinds are cyanobacteria, silica encased diatoms, dinoflagellates, green algae, and chalk-coated coccolithophores. तो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? जो कि हर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, हर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह लेते हैं. जैसे कोई भी सॉल्टी वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, दोनों सॉल्टी और फ्रेश वाटर में फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं. ठीक है. लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते किस एरिया में है? जो कि यूफोटिक जोन होता है. यूफोटिक जोन कौन सा होता है? जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट करती है, सनलाइट पेनिट्रेट करती है, वो उसको क्या बोलते हैं? यूफोटिक जोन. तो उसी एरिया में ये मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करते हैं. ठीक है. फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोर देन 60% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल प्लांट्स. फाइटोप्लैंक्टन जो है वो 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मोर देन 60% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल प्लांट्स. ठीक है. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. ठीक है. प्रोसेस से अपना खुद फूड बनाते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ऑक्सीजन भी मोर देन 60% प्रोड्यूस करते हैं. These microalgae are present throughout the lighted regions of all the seas and oceans, including the polar regions. कहाँ पे होते हैं ये? मैंने बताया ना, यूफोटिक जोन में होते हैं, जो कि लाइटेड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं. Their total biomass is many times greater than that of the total plants on land, and they serve as the pasture grounds in the aquatic environment. जो इनका टोटल बायोमास होता है, इट इज़ मैनी टाइम्स ग्रेटर देन द टोटल प्लांट्स ऑन लैंड. जो लैंड पे जो प्लांट्स है उससे जो इनका बायोमास है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड दे सर्व एज द पास्चर ग्राउंड इन द एक्वेटिक. पास्चर ग्राउंड मतलब ये इन पे फीड करते हैं जू प्लैंक्टन्स. जैसे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. ठीक है. क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये प्राइमरी ये प्रोड्यूसर्स हैं. ठीक है. तो इन पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड करेंगे, तो ये दे सर्व एज अ पास्चर ग्राउंड्स. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइटोप्लैंक्टन्स बायोडाइवर्सिटी. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो कितने क्वांटिटी में कितना प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, किस बेसिस पे ये कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे ये अफेक्ट करती है इसकी बायोडाइवर्सिटी. लेट्स सी. लाइट मतलब जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होएगी वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी ज़्यादा होंगे. मतलब जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, जैसे जो यूफोटिक जोन होता है, मतलब पानी का जो ऊपर वाला सरफेस वाटर होता है, या फिर थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा तो जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, वहाँ पे हमें फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा मिलेंगे.
न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे तो भी फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा होंगे। द मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए फाइटोप्लैंक्टन को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो जो अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा होंगे पानी में तो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। Diatoms and silicoflagellates also require silicate in significant amounts. Some phytoplankton can fix nitrogen and can grow in areas where nitrate concentrations are low. जो कोई फाइटोप्लैंक्टन ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि नाइट्रोजन फिक्स करके ही यूज होती है, तो ऐसे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म में नाइट्रोजन यूज नहीं होती, जो हमने नाइट्रोजन साइकिल देखी थी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और ये उस एरियाज में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी नाइट्रेट कंसंट्रेशन कम होती है। दे ऑल्सो रिक्वायर ट्रेस अमाउंट्स ऑफ आयरन which limits phytoplankton growth in large areas of the ocean because iron concentrations are very low. इनको क्या होता है कि आयरन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो क्योंकि आयरन कंसंट्रेशन लो होती है कहीं कहीं पे, तो फिर फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी वहाँ पे कम होती है, ठीक है, ये कम कर देता है क्योंकि आयरन की कंसंट्रेशन लो होगी तो थोड़ी फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर एक्ट्स अलोंग द अदर फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग द वेरिएशन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन। Generally, the rate of photosynthesis increases with an increase in temperature but diminishes sharply after a point is reached. क्या होता है कि जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर भी चाहिए, ऑब्वियसली टेम्परेचर कैसा आएगा जब सनलाइट आएगी, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी उतना ज़्यादा होएगा, लेकिन ये भी एक पॉइंट तक होता है। अगर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तो भी फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते वहाँ पे, ठीक है। तो ये लिमिट तक टेम्परेचर होना चाहिए एक, ठीक है। वैसे क्या होता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर results in increase in the biodiversity of phytoplanktons, लेकिन क्या होता है कि एक पॉइंट तक टेम्परेचर को होना चाहिए। सेलेनिटी भी इफेक्ट करती है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ को, कि अगर थोड़ी सी सेलेनिटी होएगी तो भी फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ ज़्यादा होएगी। ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन, मतलब जैसे क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, तो वो एक फूड चेन होती है ना, जैसे फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ऐसे क्या होता है जू प्लैंक्टन जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, तो वो किस पे फीड करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स पे। तो ग्रेजिंग रेट ऑफ जू प्लैंक्टन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द साइज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड देयर बाय द रेट ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है जू प्लैंक्टन, अगर जू प्लैंक्टन ज़्यादा खाएंगे मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स को, तो उनकी जो उनकी जितने वो हैं उस एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में या ओशन में, तो वो कम होंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितनी उनको खाया जा रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन से, तो ये भी इफेक्ट करता है कि वो उनकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है फाइटोप्लैंक्टन्स की, या फिर कितने वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो कहाँ कहाँ है, मतलब किस किस एरियाज में मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। द हाईएस्ट कंसंट्रेशंस आर फाउंड एट हाई लैटिट्यूड्स with the exception of upwelling areas on the continental shelves, while the tropics and subtropics have 10 to 100 times lower concentration. इसमें क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स हमें कहाँ मिलते हैं? हाई लैटिट्यूड्स पे मिलते हैं, हाई, और जो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स है वहाँ पे थोड़ा लो कंसंट्रेशन होता है इसका। हाई लैटिट्यूड मतलब जो पोलर रीजन्स वगैरह होते हैं। Phytoplankton productivity is limited to the euphotic zone, the upper layer of the water column in which there is sufficient sunlight to support net productivity. क्या होता है इसमें कि मैंने बताया था ना कि यूफोटिक जोन में मिलते हैं, मतलब जहां तक लाइट पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है वहां तक मिलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, क्या इंपॉर्टेंस है फाइटोप्लैंक्टन की? फूड वेब में काम आता है। फूड वेब में जैसे यही है ना कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से ही तो फूड चेन स्टार्ट होती है ना, कि जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो उन पे कोई फीड करेगा, या जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स उन पे फीड करेंगे, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड करेंगे। तो ये क्या होता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये जो फूड वेब में हेल्प करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या ये जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होने के बाद क्या होता है इनको जू प्लैंक्टन खाते हैं, क्योंकि जू प्लैंक्टन क्या है? जू प्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको जू प्लैंक्टन्स बोलते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स इन पे फीड करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे, तो जू प्लैंक्टन्स क्या हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स,
ठीक है। फिर जू प्लैंक्टन्स पे क्या करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो फिशेज होती है, ठीक है, जो स्मॉल फिशेज होती है वो उन पे फीड करती है जू प्लैंक्टन्स पे। फिर जो लार्ज फिशेज होती है वो स्मॉल फिशेज पे फीड करती है। तो ऐसे ही पूरी फूड चेन चलती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, द कार्बन साइकिल एंड क्लाइमेट चेंज। कार्बन साइकिल में कैसे, फाइटोप्लैंक्टन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द ओशन. Carbon dioxide is consumed during photosynthesis and the carbon is incorporated in the phytoplankton just as carbon is stored in the wood and leaves of a tree. क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके और पानी में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं, पानी में इंक्रीज कर देते हैं। Now most of the carbon is returned to near surface waters when phytoplanktons are eaten or decomposed, but some fall into the ocean depth. क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो जो नियर सरफेस वाटर होता है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन किसी ने खा लिया तो वो आप जैसे पानी में चला गया, जैसे जू प्लैंक्टन ने फाइटोप्लैंक्टन को खाया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन है वो ट्रांसफर हो गया फूड वेब में ऐसे। तो या फिर वो पानी में जैसे 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 वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो पानी में डाल देते हैं, ठीक है, पानी में डल जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जैसे अब फाइटोप्लैंक्टन को जो खाएगा या फिर जो फाइटोप्लैंक्टन डीकम्पोज होएगा, डीकम्पोज होने के बाद वो कहीं नीचे जाएगा, बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल ओशन डेप्थ में चला जाएगा ना फाइटोप्लैंक्टन जब डीकम्पोज हो जाएगा, तो फिर वो कार्बन भी इसके साथ साथ नीचे ओशन डेप्थ में चली जाएगी। तो इसलिए ये क्या होता है कि कार्बन साइकिल में हेल्प करता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। Next is zooplankton. Zooplankton play vital role in food web of the food chain, nutrient recycling and in transfer of organic matter from primary producers to secondary consumers like fishes. They are more abundant within mangrove waterways than in adjacent coastal waters, and a large proportion of the juvenile fish of mangrove habitat are zooplanktivorous. जू प्लैंक्टन्स क्या होता है कि बहुत हेल्प करते हैं फूड चेन में। फूड चेन में कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जो इन्होंने खाया है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से, जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स को इन्होंने खाया है, तो जब इनको खाया जाएगा जू प्लैंक्टन को सेकेंडरी कंज्यूमर से, जैसे फिशेज इनको खाएगी जू प्लैंक्टन्स को, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ये ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। तो ये हेल्प करते हैं इस चीज़ में। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी जू प्लैंक्टन हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं जू प्लैंक्टन, बेसिकली जो मैंग्रोव वाटरवेज होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं ये, मतलब जो जू प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सी ग्रास. सी ग्रास आर मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट रिजेंबल ग्रास इन अपीयरेंस. जो सी ग्रास क्या होती है, जो मरीन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पानी में फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स जिन पे जो प्रोड्यूस करते हैं वो जो उनको क्या बोलते हैं, सी ग्रास. और इनका क्या रिजेंबलेंस है, ग्रास जैसा अपीयरेंस होता है इनका, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सी ग्रास. They produce flowers have strap like और oval leaves and a root system. मतलब क्या होता है कि स्ट्रैप लाइक और ओवल लीव्स होती है, इनकी रूट सिस्टम होता है ऐसा. दे ग्रो इन शैलो कोस्टल वाटर्स, मतलब शैलो कोस्टल वाटर्स में होते हैं, मतलब जहाँ पे कम पानी होता है थोड़ा सा. विथ सैंडी और मडी बॉटम, मतलब जहाँ पे थोड़ा नीचे बहुत ही मडी बॉटम है, बहुत ही मिट्टी है और थोड़े बहुत ही कम पानी है, वहाँ पे ये सी ग्रास पाए जाते हैं, ठीक है. दे आर दी ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स अडेप्टेड टू लाइफ इन द सॉल्ट वाटर, मतलब ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं. ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स. Major seagrass meadows in India occur along the southeast coast of Tamil Nadu and in the lagoons of a few Lakshadweep islands. कहाँ पाए जाते हैं सीग्रास, बेसिकली साउथ ईस्ट कोस्ट, कहाँ पे है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड जो लगून्स है लक्षद्वीप आइलैंड्स के, वहाँ पे भी सीग्रास मिलते हैं. देर आर फ्यू ग्रास बेड्स अराउंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो. अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी सीग्रास होते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं सीग्रास के. सीग्रास बेड्स फिजिकली हेल्प टू रिड्यूस वेव एंड करंट एनर्जी. जैसे सीग्रास वहाँ पे होएगी, मतलब जो कोस्टल वाटर्स या शैलो वाटर्स में है, तो वेव और करंट एनर्जी को रिड्यूस करेगी क्योंकि वो एक बैरियर सा बन जाएगी, ठीक है. टू फिल्टर सस्पेंडेड सेडिमेंट्स फ्रॉम दी वाटर, मतलब जो वाटर में सेडिमेंट्स है उनको फिल्टर कर लेगी, क्योंकि वही बात है कि ये बैरियर बन जाती है एक, ठीक है. स्टेबलाइज बॉटम सेडिमेंट्स टू कंट्रोल इरोजन, जो सेडिमेंट्स उनको स्टेबलाइज कर लेती है. फिर प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेज, जो हैबिटेट प्रोवाइड करती है ये फिशेज को, ठीक है, मरीन इनवर्टिब्रेट्स को. Seagrass beds are widespread in lagoon and in such areas the population of fish and migratory birds are also higher due to the availability of food and shelter.
क्या होता है कि जो सी बेड्स है वो कहाँ पे वाइड स्प्रेड होते हैं, लगून, जो जहाँ पे लगून्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सी बेड्स जो सी ग्रास ज़्यादा होंगे। और जो पॉपुलेशन ऑफ फिश है वहाँ पे, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे उनको फूड और शेल्टर मिल रहा है। जहाँ पे सी ग्रास होगी तो वहाँ पे फूड मिलेगा फिशेस को, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे फिशेस की पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। थ्रेट्स टू सी ग्रास, थ्रेट्स क्या है, यूट्रोफिकेशन, मतलब अगर यूट्रोफिकेशन हो जाए, ठीक है, यूट्रोफिकेशन हमने डिस्कस किया था ना पहले कि मतलब पूरा पानी को वो कवर कर देते हैं। यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट से। तो सिल्टेशन हो जाए, ट्रॉलिंग मतलब जैसे वो जाल बिछा देते हैं, ट्रॉलिंग मतलब पानी में, तो उससे वो थ्रेट है सी ग्रास बेड्स को। कोस्टल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर कमर्शियल पर्पजेज आर द मेजर थ्रेट्स फॉर सी ग्रास बेड्स। तो ये सारे थ्रेट्स है सी ग्रास को। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम इसकी, द मेजर सी ग्रास बेड शुड बी मैप्ड एंड एरियाज हैज टू बी आइडेंटिफाइड फॉर प्रिजर्वेशन। ड्रेजिंग शुड बी कैरिड आउट फार अवे फ्रॉम सी ग्रास बेड्स एज सिल्टेशन और टर्बिडिटी डिस्ट्रॉय सी ग्रास बेड्स। क्या होता है इस मैनेजमेंट कैसे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज ऐसे जिनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, मतलब हम मैपिंग कर सकते हैं और हम एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि ड्रेजिंग है, ड्रेजिंग जो दूर मतलब जो सी ग्रास बेड्स है उनके आसपास ड्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर ड्रेजिंग करेंगे तो क्या होगा, जो मतलब जो सी ग्रास बेड्स है उनको ये हार्म करेगी ड्रेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज सीवेड्स, सीवीड्स। Seaweeds are macroscopic algae, which mean they have no differentiation of true tissues such as roots, stems and leaves. They have leaf-like appendages. मतलब क्या होता है, सीवीड्स कौन सी होती है जिनमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती रूट, स्टेम्स और लीव्स में, ठीक है। सीवीड्स, द लार्जर एंड विजिबल मरीन प्लांट्स, आर फाउंड अटैच्ड टू रॉक्स, corals and other submerged strata in the intertidal and shallow subtidal zones of the sea. सीवीड्स कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड अटैच टू रॉक्स, मतलब जो जो पानी के नीचे रॉक्स होते हैं उनको उनके अटैच पाए जाते हैं सीवीड्स। फिर जो कोरल्स होते हैं वहाँ पे सीवीड्स होते हैं। और जो भी सबमर्ज स्ट्रैटा है, मतलब सबमर्ज स्ट्रैटा मतलब जो सबमर्ज लेयर है नीचे पानी में, वहाँ पे जो जोन्स है इंटरटाइडल और टाइडल जोन्स होते हैं वहाँ पे सीवीड्स मिलते हैं। सीवीड्स ग्रो इन शैलो कोस्टल वाटर्स वेयर साइजेबल स्ट्रैटा इज अवेलेबल। सीवीड्स कहाँ पे होता है, जो शैलो कोस्टल वाटर्स मतलब जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे क्या होता है, सीवीड्स पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सीवीड्स, फूड फॉर मरीन ऑर्गेनिजम्स, फूड मिलता है मरीन ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, वो इस पे फीड कर सकते हैं सीवीड्स पे। हैबिटेट फॉर फिश ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मतलब फिश जो है उनको भी यहाँ पे खाना मिल सकता है। सोर्स ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे सी ग्रास सेडिमेंट्स को फिल्टर कर लेती है ना, वैसे ही सीवीड्स भी ये सेडिमेंट्स को फिल्टर कर लेती है। Uses of seaweed, seaweeds are important as foods for humans, feed for animals and fertilizer for plants, मतलब ये humans को भी food provide करती है, animals को भी, और plants को as a fertilizer. Seaweeds are used as a drug for goiter treatment, intestinal and stomach disorders, मतलब as a drug भी use होती है किस चीज़ के लिए, goiter treatment के लिए, intestinal और stomach disorders के लिए। Products like agar agar and alginates, iodine which are of commercial value are extracted from seaweeds, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स है ये कहाँ से मिलते हैं हमें, सीवीड से। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं सीवीड्स के, रॉटिंग सीवीड इज अ पोटेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जब ये सीवीड्स है ये रॉट मतलब खराब हो रही है, मतलब ये तो ये एक सोर्स है किस चीज़ का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, मतलब इससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक हाईली टॉक्सिक गैस है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करेगी, एयर पोल्यूशन करेगी, पॉइजनिंग हो सकती है इससे, हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, तो इट कैन कॉज वॉमिटिंग और डायरिया। तो ये क्या है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है सीवीड्स के, कि हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिलीज करती है और फिर इससे क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग हो सकती है, फिर इट कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जो कि मतलब एक तो नेशनल इनिशिएटिव है और एक है ग्लोबल इनिशिएटिव। नेशनल इनिशिएटिव में क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज, जो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये सारे क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज। नाउ द प्रोटेक्टेड एरियाज को पढ़ते हैं हम क्या क्या होता है। द एडॉप्शन ऑफ अ नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन 1970 एंड द इनैक्टमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 लेड टू अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन अ प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क
from 5 national parks and 60 sanctuaries to a network of 903 protected areas with geographical area of the country 5.02%। क्या है कि जब जब हमने नेशनल पॉलिसी ऑफ वाइल्ड लाइफ हम लेके आए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 में, और जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 वाला एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसको हमने इनैक्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोटेक्टेड एरियाज का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। पहले कितने थे कि 5 नेशनल पार्क्स थे, 60 सेंचुरीज थी, उसके बाद कितना इंप्रूव हुआ कि 903 प्रोटेक्टेड एरियाज बन गया, और पूरा जोग्राफिकल एरिया कितना कवर करते हैं ये 5.02%। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज if the area was thought to be of adequate ecological, geomorphological and natural significance। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन डिक्लेयर कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि ये एरिया हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर कैसे, क्यों डिक्लेयर कर सकती है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 उनको पावर देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और किस एरिया को जो वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है? विच इज़ ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे इंडिया में? 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। और नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स कितने हैं? 101। नेशनल पार्क्स भी यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क, और उनको पावर कौन देता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उनको पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को, किसी भी एरिया मतलब कि जो उनको लगे कि ये प्रिजर्व करने लायक है, ये नेशनल पार्क बनाने लायक है, उस एरिया को वो नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड in areas that are considered to be of adequate ecological, geomorphological and natural significance. Although within the law, the difference in conservation value of a national park from that of a sanctuary is not specified in the Wildlife Protection Act 1972। मतलब कि क्या यही सेम है कि किस एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं? जो है एडिक्वेट इकोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जिसकी, उस एरिया को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन मतलब जो डिफरेंस है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो बहुत अच्छे से नहीं दे रखा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो वैसे डिफरेंस क्या है इसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में? क्या है कि नेशनल पार्क्स एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन सेंचुरीज। ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है इतनी, जैसे सेंचुरीज में हम ग्रेजिंग करने देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, मतलब यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। सेंचुरीज में इतनी प्रोटेक्शन नहीं है जितनी नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन है। Certain activities which are regulated in sanctuaries such as grazing of livestock are prohibited in national parks। जो भी मतलब जैसे कुछ एक्टिविटी जो रेगुलेट की है, मतलब थोड़ा बहुत रेगुलेट, मतलब अलाउड है ग्रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक जो सेंचुरीज में, वो बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया, मतलब बिल्कुल ही मना कर दी है किसमें? नेशनल पार्क्स में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज whereas the national park is not primarily focused on a particular species। क्या डिफरेंस है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हमें बनानी है तो हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर स्पीशीज हमें कंजर्व करनी है, प्रिजर्व करनी है, तो हम इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क है वो प्राइमरीली किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज पे फोकस नहीं करता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे? श्रीवल्लीपुथुर में। तो वो क्या है? स्पेशल किस एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बनाई गई है, कौन सी? जायंट स्क्विरल के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए बना सकते हैं, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, मतलब ये है। लेकिन नेशनल पार्क तो होता ही नहीं कि पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स को। अब एंट्री इनटू द प्रोटेक्टेड एरियाज, मतलब किस किस पर्सन की एंट्री अलाउड है प्रोटेक्टेड एरियाज में, मतलब नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में? नो पर्सन अदर देन अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है ड्यूटी पे, उसके अलावा कोई और पर्सन नहीं, मतलब अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। मतलब जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन सा होता है? जो कि पूरे इसको जो देख रेख करता है इसकी पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो प्रोटेक्टेड एरियाज होती है इनकी।
तो उसकी परमिशन के अलावा एंटर नहीं कर सकता और कोई। या फिर द पर्सन हु हैज़ एनी राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट्स ऑफ द सेंचुरी और नेशनल पार्क, मतलब किसी भी एक पर्सन जिसकी राइट है यहाँ पे इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है उस पर राइट है, तो वो एंटर कर सकता है प्रोटेक्टेड एरियाज में। या फिर अ पर्सन पासिंग थ्रू द सेंचुरी नेशनल पार्क अलोंग अ पब्लिक हाईवे, अगर कोई हाईवे बना हुआ है वहाँ पे नेशनल पार्क पे, तो वहाँ से अगर कोई पर्सन पास कर रहा है तो वो एंटर कर सकता है, ठीक है। नाउ ग्रांट ऑफ परमिट फॉर एंट्री, मतलब किस किस को परमिशन मिलती है एंट्री की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज में। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट टू एनी पर्सन अ परमिट टू एंटर और रिसाइड इन अ सेंचुरी और नेशनल पार्क फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, किस किस के लिए, फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, टूरिज्म के लिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी को वाइल्ड लाइफ पे, तो उन सबको परमिशन मिल सकती है। और उनको इन सबको जो ये जो फोटोग्राफी करनी है किसी को, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं ना, उनको परमिशन लेनी पड़ती है पहले एंटर करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। It provides for a flexible system wherein the wildlife conservation is achieved without compromising the community needs. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन रिजर्व्स। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, जैसे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003, जो अमेंडमेंट हुई उसमें 2003, उस अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, कंजर्वेशन रिजर्व्स बने और कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। नाउ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया कॉल्ड अ कंजर्वेशन रिजर्व। जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ उसने क्या किया कि न्यू टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बता दिया, कौन सा करना है, कंजर्वेशन रिजर्व और एक कम्युनिटी रिजर्व है। तो कंजर्वेशन रिजर्व में क्या है, इट इज एन एरिया ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एडजेसेंट टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सीस्केप एंड हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इट इज मैनेज थ्रू अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। कौन सा एरिया कंजर्वेशन रिजर्व हो सकता है, पहली बात तो कि इट इज ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंजर्वेशन रिजर्व वाले एरिया को ओन करती है, ठीक है। एंड इट इज एडजेसेंट टू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, मतलब कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के आसपास होएगा, ठीक है, जो ये एरिया होएगा। और किस लिए होता है, फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप प्रोटेक्ट करने के लिए, सी स्केप या फिर जो हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इसको मैनेज कौन करता है, इट इज मैनेज थ्रू अ कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। Tirupattai Marathur Conservation Reserve in Tirunelveli, Tamil Nadu is the first conservation reserve established in the country. सबसे पहला conservation reserve कहाँ है, तमिलनाडु में, तिरुनेलवेली, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व भी वही सेम अमेंडमेंट एक्ट से आया है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अमेंडमेंट किस में हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसमें उसकी वजह से क्या आया, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व्स। The state government may notify any community land or private land as a community reserve provided that the members of that community or individuals concerned are agreeable to offer such areas for protecting the flora and fauna as well as the tradition, cultures and practices. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी कम्युनिटी लैंड को या फिर जो प्राइवेट लैंड है उसको कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, प्रोवाइडेड कैसे कि जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है या फिर जो जहाँ पे जो लैंड को हम कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी रहती है, अगर वो इस चीज़ को अग्री करे कि हाँ ये लैंड कम्युनिटी रिजर्व बनाने लायक है या फिर और इसको प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब इसके जो एनिमल्स है और जो इनके प्लांट्स है यहाँ पे तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर यहाँ पे जो ट्रेडिशन और कल्चर है इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो अगर वो कम्युनिटी इस चीज़ को अग्री करे, ठीक है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या है डिक्लेयर कर सकती है उस कम्युनिटी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व। The declaration of such an area is aimed at improving the socio-economic conditions of the people living in such areas as well as conserving wildlife. जो इस एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं कम्युनिटी रिजर्व, उसका एम क्या होता है बेसिकली कि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है पीपल की जो वहाँ पे रह रहे हैं ऐसे एरियाज में उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना। मतलब दो चीज़ें होगी कम्युनिटी रिजर्व में, एक तो क्या हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रहे हैं, दूसरा क्या है हम जो पीपल है उनकी कंडीशंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों पे मतलब फोकस करता है, एक तो पीपल जो कंडीशंस है पीपल की उन पे और एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। द रिजर्व इज मैनेज थ्रू अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी।
कैसे मैनेज, कौन मैनेज करता है इसको, रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व को कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। कितने कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में, 86 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं और 163 कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। Coastal protected areas. It aims to protect and conserve the natural marine ecosystems in their pristine condition. Marine protected area as any area of intertidal or subtidal terrain together with its overlaying water and associated flora, fauna, historical and cultural features which has been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment. ये डेफिनेशन है मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की, किसने दी है, IUCN ने, ठीक है। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बेसिकली कौन से होते हैं कि जहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें हम जो फ्लोरा और फौना है उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, जो कंजर्व कर रहे हैं उसको, तो वो उस एरिया को हम क्या डिक्लेयर करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे किसी एरिया को, किसी भी कोस्टल एरिया को हमें उसकी फ्लोरा और फोना को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, ठीक है, या फिर उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल फीचर्स को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो उस एरिया को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज और या फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। Marine protected areas in India comprises of 33 national parks and wildlife sanctuaries designated under the Wildlife Protection Act 1972, encompassing a few of the country's richest coastal habitats. जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, 33 नेशनल पार्क्स आते हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि किस में डेजिग्नेट की गई है, इसके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं, जो कि मतलब जो कि कोई एरिया या कोई फॉरेस्ट है या फिर कोई नेचुरल जहाँ पे वेजिटेशन है, अगर वहाँ पे जो पीपल रहते हैं, यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी जहाँ पे रहती है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है या फिर कोई एरिया है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रहती है उसको लगता है कि इस एरिया को हमें प्रिजर्व करना है क्योंकि ये कल्चरल वैल्यू है, इसकी रिलीजियस वैल्यू है, ठीक है, या फिर उनको रिलीजियस बिलीफ है कि यहाँ पे हमारे लोकल डीटीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस एरिया को हमें प्रिजर्व करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। Sacred groves comprise of patches of forest or natural vegetation from a few trees to forest of several acres that are actually dedicated to local folk deities। मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी जैसे एक पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब या तो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है या फिर कोई नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे या फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डेडिकेट की गई है किसी लोकल फोक डीटीज, मतलब जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी रहती है उनकी जो डीटीज, जिस भगवान में वो बिलीव करते हैं, जो उनकी रिलीजियस बिलीव्स हैं, तो वो उनको डेडिकेट करते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ प्रिजर्व करनी है, हमें ये रिलीजियस प्रिजर्व करनी है, रिलीजियस बिलीव्स है जो हमारा, और जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स है उनको हमें प्रिजर्व करना है, तो वो उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स। These spaces are protected by local communities because of their religious beliefs and traditional rituals that run through several generations। जो ये एरिया है, ठीक है, इसको जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ये डिक्लेयर कर देते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, क्योंकि इनका रिलीजियस बिलीफ होता है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे हमारे लोकल फोक डीटीज़ हैं, तो हमें इसको एरिया को प्रिजर्व करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है सेक्रेड ग्रुप्स की, ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुप्स, टेम्पल ग्रुप्स और ग्रुप्स अराउंड द बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड्स। ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, जहाँ पे कोई प्लेस है विलेज में जहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे डीटी रिजाइड करते हैं, तो उस प्लेस को क्या कर देते हैं, ये सेक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर कर देते हैं। टेम्पल ग्रुप्स मतलब जो टेम्पल के आसपास जो एरिया होता है उसको कंजर्व करने के लिए वो सेक्रेड ग्रुप्स हो जाता है, ठीक है। और जो बरियल और क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं उसके अराउंड भी एक सेक्रेड ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जैसे क्या होता है कि जो सेक्रेड ग्रुप्स बन रहे हैं या जो सेक्रेड ग्रुप्स जो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो डिक्लेयर कर रही है कि हाँ ये एरिया सेक्रेड ग्रुप्स है, तो उससे क्या एक बेनिफिट है, एक तो उनका तो ये बेनिफिट है कि ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है, हमें इस पे रिलीजियस बिलीफ है, लेकिन और भी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर वो उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से, मतलब कोई भी बाहर के लोग नहीं आ सकते या फिर वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, या फिर उस एरिया को अगर वो प्रिजर्व कर रहे हैं तो उससे जो वहाँ पे जो फ्लोरा फौना है उसको वो भी प्रोटेक्ट होंगे, तो उससे क्या होएगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रिचार्ज ऑफ एक्विफर्स, रिचार्ज कैसे, मतलब वहाँ पे अगर वो एरिया प्रोटेक्टेड है तो वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत अच्छी है, नेचुरल वेजिटेशन भी प्रोटेक्टेड है,
नेचुरल वेजिटेशन प्रोटेक्टेड है तो क्या है कि जो पानी है वो नीचे ग्राउंड में अच्छे से जा सकता है, मतलब सीप इन कर सकता है थ्रू, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है, नेचुरल वेजिटेशन अच्छी है, तो वो जो रिचार्ज होता है वाटर का वो आराम से हो जाता है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन कैसे कि अगर वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है, वही बात है कि अगर नेचुरल वेजिटेशन है तो वहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन भी अच्छी होगी, सॉइल भी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेनिफिट्स है सेक्रेड ग्रुप्स के। Distribution of sacred groves in India. In India, sacred groves are found all over the country and abundantly along the western Ghats in the states of Kerala and Karnataka. मतलब बहुत ज़्यादा ये कहाँ पे पाए जाते हैं सेक्रेड ग्रुव्स, अलॉन्ग दी वेस्टर्न घाट्स एंड स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। वैसे तो ये हर जगह है, मतलब हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे सेक्रेड ग्रुव्स, लेकिन बेसिकली कहाँ होते हैं ये, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ होते हैं, वेस्टर्न घाट्स और स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। थ्रेट्स टू द सेक्रेड ग्रुप्स, क्या थ्रेट्स है मतलब इनको कि ये क्यों नहीं आजकल इतने ज़्यादा हो रहे, क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि हम मॉडर्न सिस्टम हो रहा है सबका, कि क्या कि लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ही सुपरस्टिशियस चीज़ है कि हम इस चीज़ में बिलीव करें कि ये लोकल डिटीज़ को हम प्रिजर्व करना है या फिर हमें रिलीजियस बिलीफ को प्रिजर्व करना है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो रिचुअल्स है, ये जो जो मॉडर्न पीपल है उनके माइंड से ये चीज़ चली जा रही है कि हमें इस चीज़ को प्रिजर्व करना है, क्योंकि वो इस चीज़ को एक सुपरस्टिशन समझते हैं, ठीक है। तो इस सुपरस्टिशन को समझने की वजह से क्या होता है कि वो उस चीज़ को सेक्रेड ग्रुप्स भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो डिक्लेयर ही नहीं करेंगे सेक्रेड ग्रुप, क्योंकि उनको लगेगा ही नहीं कि ये प्रिजर्व करने लायक है, ठीक है। Disappearance of the traditional belief systems which were fundamental to the concept of sacred groups. These systems and their rituals are now considered mere superstition. मतलब ये है कि इनको superstition समझा जा रहा है आजकल। तो ये मतलब ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम था पहले के, मतलब पहले वाले लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इस चीज़ में, तो वो आजकल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है वो ट्रेडिशनल जो बिलीफ सिस्टम है। तो इसीलिए सेक्रेड ग्रुप्स भी नहीं हो रहे। Sacred groves in many parts of a country have been destroyed due to rapid urbanization and developmental interventions such as roads, railway tracks, dams, including commercial forestry. मतलब जो sacred groves है वो क्यों destroy हो रहे हैं, क्योंकि urbanization बढ़ रहा है, ठीक है। urbanization की वजह से लैंड यूज़ बढ़ रहा है, लैंड चाहिए उनको, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि sacred groves destroy हो रहे हैं। अगर हम मतलब अगर हमें रेलवे ट्रैक्स डालने हैं या फिर रोड्स बनाने हैं, तो क्या पता वो जो एरिया है या जो मैप है रोड का या फिर जो रेलवे ट्रैक्स का जो मैप है वो सेक्रेड ग्रुप से जा रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया सेक्रेड ग्रुप, ठीक है। एनक्रोचमेंट हैज़ लेड टू द श्रिंकेज ऑफ सम ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स इन द कंट्री। मतलब कि इस एरिया में एनक्रोच करने से क्या हो रहा है कि जो लार्जेस्ट ग्रुप्स है वो सारे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनिशिएटिव। अभी हमने क्या देखा था, नेशनल इनिशिएटिव, मतलब जो नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव लिए गए थे, मतलब जो कंट्री लेवल पे इनिशिएटिव थे। अब क्या है ये ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे लिए गए हैं जो इनिशिएटिव है। तो कौन सा है ये, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम एमिंग टू सेट अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरमेंट ग्लोबली। जो मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट, जो पीपल और एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना। Concerned with problems at the interface of scientific, environmental, societal and developmental issues, Man and Biosphere program combines natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods and safeguard natural ecosystem, thus promoting innovative approaches to economic development that is socially and culturally appropriate and environmentally sustainable. इसका क्या मतलब है कि जो मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि ह्यूमन लाइवलीहुड्स पे भी फोकस कर रहा है और वो नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने पे भी फोकस कर रहा है। तो इसमें दो इसके मेन वो है कि एक तो ह्यूमन लाइवलीहुड को वो प्रिजर्व करना चाहता है, मतलब जो ह्यूमन लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव भी करना चाहता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करना चाहता है। तो कैसे करेगा ये, कैसे कर रहे हैं मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है कि दे आर कंबाइनिंग नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, मतलब इन चीज़ों को, मतलब इन कंसेप्ट को यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर रहे हैं और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं। इट प्रिडिक्ट्स द consequences of today's actions on tomorrow's world and thereby increases people's ability to efficiently manage natural resources for the well-being of both human populations and the environment.
जो मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है वो क्या करता है कि जो वो देखता है कि आज जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसका कल पे क्या कॉन्सिक्वेंस होएगा, ठीक है, कल इन द सेंस फ्यूचर पे। ऐसा नहीं है कि हमने आज कुछ किया और कल पे क्या होएगा, ऐसा ये इन द लिटरल टर्म्स नहीं है, पर ये है कि हम जो आज एक्शंस ले रहे हैं उसका फ्यूचर जनरेशन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस वो देख रहे हैं। और वो हम अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि हम उसको कम कैसे करें, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हम उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, जो हम कल पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसको हमें पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोगों की एबिलिटी है जो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए वो इंक्रीज हो रही है, मतलब वो जो लोग हैं वो एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। किस लिए मैनेज कर रहे हैं, फॉर द वेलबींग ऑफ बोथ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड दी एनवायरनमेंट, मतलब उससे दोनों का फायदा हो रहा है, ह्यूमंस का भी फायदा हो रहा है और एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसलिए ये जो मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये दोनों चीज़ों पे देखता है कि ह्यूमंस को भी फायदा हो और एनवायरनमेंट को भी फायदा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere Reserve is an international designation by UNESCO for representative parts of a natural and cultural landscape extending over large area of terrestrial or coastal marine ecosystems or a combination thereof. बायोस्फीयर किसको कहते हैं, जो ये इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, मतलब ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है, मतलब ये कि एक एरिया जैसे किसी भी एरिया को हम बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया ये डेजिग्नेशन, बाय यूनेस्को। किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, जो लैंडस्केप्स है या फिर जो और कहाँ पे एक्सटेंड किया है, बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल एरिया भी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, या फिर जो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स होते हैं वो भी बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है। Biosphere reserves are special environments for both people and the nature and are living examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's needs. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है बेसिकली कि जो ह्यूमन बींग्स है और जो नेचर है उनकी को एग्जिस्टेंस को दिखाया गया कि कैसे वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो उस एरिया को जैसे बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स को भी प्रिजर्व, मतलब जो लाइवलीहुड है उनका इंक्रीज करना है, उनको जो उनकी जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करना है, और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको भी प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो उनको क्या होता है, ये क्या होता है इसमें ये रिलेशनशिप दिखाई गई कि हाउ दे कैन को एग्जिस्ट। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर साइट एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड इन द यूनेस्कोस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, जो कौन सी साइट्स होती है जो कि कंट्री स्टैब्लिश करते हैं, कि हर कंट्री अपना ये दिखाती है कि ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, और ये इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड अंडर यूनेस्कोस मैन एंड, मतलब ये किसके अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है, जो हमने अभी पढ़ा है ना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके फंक्शंस क्या है वैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स के, कि ये क्या इंश्योर करता है, कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप्स, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन, इनको कंजर्व करना, फिर जो एनकरेज करना ट्रेडिशनल रिसोर्स यूज सिस्टम को, मतलब जो रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज़ करना, डेवलपमेंटल फंक्शंस भी है इसके, टू प्रमोट एट द लोकल लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो ये सारे इसके बायोस्फीयर रिजर्व्स के क्या हैं फंक्शंस। नेक्स्ट इज नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1986। जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो कब आया था, 1986 में, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिवाइस मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लाइवलीहुड ऑफ द लोकल इनहेबिटेंट्स थ्रू सस्टेनेबल यूज। इस किस लिए जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो क्यों है, क्या करता है, इसका एम क्या है, टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहेबिटेंट्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। मतलब क्या होता है कि जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको जो लाइवलीहुड बहुत अच्छे से मिले, और जो वो जो यूज़ कर रहे हैं वो जो आसपास वो जो भी अपना जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल यूज़ हो उसका, मतलब उसका जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर भी गलत इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब जो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, मतलब नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन नेचुरल इकोसिस्टम। क्या कंजर्व करने के लिए, जो डाइवर्सिटी और इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, to safeguard genetic diversity of species on which their continuing evolution depends। किस चीज़ को safeguard करने के लिए, जो genetic diversity है species की, ठीक है। to provide areas for multifaceted research and monitoring। एरिया प्रोवाइड करना किस चीज़ के लिए, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो एजुकेशन और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स।
Now the biosphere reserves differ from protected areas due to their emphasis on, जो कि हमने protected areas डिस्कस किए थे ना सारे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, वो बायोस्फीयर रिजर्व से अलग कैसे हैं? तो ये लेट्स डिस्कस कैसे अलग है. Conservation of overall biodiversity and landscape rather than some specific flagship species to allow natural and evolutionary processes to continue without any hindrance. जो इसमें क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ, इसमें क्या होता है कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसमें क्या होता है कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी या फिर जो लैंडस्केप है उसको कंजर्व कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज उसमें क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक फ्लैगशिप स्पीशीज को भी कंजर्व कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व में तो पूरा ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडेड है. और क्या होता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज हमने डिस्कस किया उसमें क्या है कि किसी स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ है उसको भी कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स ये नहीं होता कि वो किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए बनाया जाए या फिर वो किसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ को कंजर्व करे. वो क्या करता है कि ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी और लैंडस्केप को कंजर्व करता है. और एक किस पे फोकस करता है बायोस्फीयर रिजर्व? लैंडस्केप, हैबिटेट्स एंड स्पीशीज़. मतलब वहाँ की जो लैंडस्केप है उसको कंजर्व करना, हैबिटेट को कंजर्व करना, स्पीशीज़ को कंजर्व करना. ठीक है, और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड रेजोल्यूशन मिटिगेटिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन. मतलब क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व ये देखता है ना कि ह्यूमन को भी फ़ायदा हो और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो. तो ऐसे ही क्या होता है कि फिर इसमें जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर जो ये एक्टिविटी ह्यूमन करेगा, मतलब जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो भी ह्यूमन्स या इंडिविजुअल्स जो भी करेंगे तो उससे एनवायरनमेंट पे कोई गलत इम्पैक्ट ना हो. तो उसको भी ये देखता है कि कैसे, मतलब इसका एम्फेसिस भी इस चीज़ पे होता है कि उसको जो कन्फ्लिक्ट है उसके बीच में, जो डेवलपमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है कि जो ह्यूमंस को डेवलपमेंट चाहिए लेकिन उनको लेकिन कंजर्वेशन भी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन भी होनी चाहिए. जो उस चीज़ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है तो उस पर क्या बायोस्फीयर रिजर्व एम्फेसिस करता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कन्फ्लिक्ट है, तो उसको ये रिजॉल्व भी करता है. ठीक है. Increase in broad basing of stakeholders, especially local people's participation and their training compared to the features of scheme on wildlife sanctuaries and नेशनल पार्क्स. मतलब इसमें क्या होता है कि इस जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स होते हैं उसमें जो लोकल पीपल होता है उनको एंट्री नहीं होती, किसी को भी एंट्री नहीं होती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में. लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि जो लोकल पीपल होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी होती है और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ब्रॉड बेस ऑफ स्टेक होल्डर्स होता है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. जो भी हम बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे किसी कंट्री ने कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया कि हाँ हाँ ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो कहाँ पे हम एंटर करेंगे, किस चीज़ में? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में एंटर होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व, एडमिट किया जाता है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है. ठीक है. In order to facilitate cooperation, biosphere reserves are admitted into international network by International Coordination Program of UNESCO on the request of the participating country subject to their fulfillment of prescribed criteria. कि जैसे वो जो भी क्राइटेरिया है बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करने का, उस क्राइटेरिया से जो कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कर देती है. ठीक है, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, फिर वो क्या करते हैं कि वो जो यूनेस्को है उसको वो रिक्वेस्ट डालती है कि हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको आप इस चीज़ में मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एडमिट कर लो. ठीक है, तो जो भी कंट्री है, जितनी भी कंट्रीज है बायोस्फीयर रिजर्व जिन्होंने डिक्लेयर किया है वो सब इसमें जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उस सब में एडमिटेड है. ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व्स रिमेन अंडर द सोल सोवरेनिटी ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री वेयर इट इज सिचुएटेड एंड पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड नेटवर्क इज वॉलंटरी. तो क्या होता है जो इस पे सॉवरेनिटी किसकी होती है? जो कंट्री जिस भी कंट्री में उसकी सॉवरेनिटी होगी. ठीक है, उस पर कंपोज्ड ऑफ 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 129 कंट्रीज. मतलब कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 700 टोटल. कितने हैं? मतलब 129 कंट्रीज में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 714 बायोस्फीयर रिजर्व्स. It promotes North-South and South-South collaboration and represents a unique tool for international cooperation through sharing knowledge, exchanging experiences, building capacity and promoting best practices. इससे क्या होता है कि जैसे हम इस पूरे जो जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसको हम इसमें एडमिट करते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में. तो इससे क्या होता है कि नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ कोलैबोरेशन भी इंक्रीज होती है. ठीक है, और इससे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरनेशनल कॉपरेशन थ्रू शेयरिंग नॉलेज. मतलब नॉलेज भी शेयर होती है. ठीक है, कि हमने ये बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, ऐसे तो उनकी कंट्रीज ने कैसे किया ये सब. तो इससे क्या होता है कि नॉलेज शेयर होती है, एक्सपीरियंस एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है. ठीक है, इस चीज़ों से इसका क्या फ़ायदा है? ये सब इसके बेनिफिट्स हैं.
ठीक है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। मतलब किसी भी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वहाँ पे? स्पीशीज एंडमिज्म और डिग्री ऑफ थ्रेट। मतलब एंडमिज्म क्या होता है? जो नेटिव स्पीशीज होती है, मतलब कोई बाहर से आई हुई कोई स्पीशीज नहीं, मतलब जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज होती है। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। मतलब क्या है? एज एंडेमिक्स, मतलब एंडेमिक्स क्या? जो नेटिव है, तो वहाँ पे जो नेटिव जो स्पीशीज है वो कम से कम 1500 स्पीशीज होनी चाहिए, तभी वो एरिया क्या होएगा, हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं एज अ फैक्टर फॉर डिक्लेयरिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है। डिग्री ऑफ थ्रेट क्या? मतलब जो उसका हैबिटेट है, उसका जो वो 70%, कम से कम 70% उसका जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाता, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये इसकी क्राइटेरिया है क्या डिक्लेयर करने के लिए? हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए। मतलब अगर उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो अगर वो 70% है, उससे ज़्यादा मतलब कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है, तो उस वो क्या किस चीज़ में डिक्लेयर कर सकते हैं हम उसको? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। Over 50% of the world's plant species and 42% of all terrestrial vertebrate species are endemic to the 35 biodiversity hotspot. जो भी 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें क्या होता है? 50% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट स्पीशीज, जो प्लांट स्पीशीज है वर्ल्ड में, 50% ऑफ दैट इज एंडेमिक टू 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एंडेमिक मतलब क्या है? कि वहाँ आपके नेटिव है। द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स, 5 key factors have been taken into consideration and those biodiversity hotspots top the list with respect to these 5 factors are considered as hottest hotspots. एक तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हॉटस्पॉट, एक उन हॉटस्पॉट्स में से भी क्या होता है कि जो हॉटेस्ट होते हैं, ठीक है, वो किस फैक्टर पे हम डिक्लेयर करते हैं कि एंडेमिक प्लांट्स कितने हैं वहाँ पे, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स कितने हैं, फिर एंडेमिक प्लांट्स टू एरिया रेशो कितना है, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स टू एरिया रेशो कितना है वहाँ पे, फिर जो रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन कितनी, मतलब उनका वहाँ पे जो वेजिटेशन लॉस्ट है या हैबिटेट लॉस्ट है वो कितने % तक हो चुके हैं, ये सारे फैक्टर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स को। तो उनमें से क्या है कि जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, इन जो 5 फैक्टर्स हमने देखे हैं अभी, उनके बेसिस पे सबसे ज़्यादा 8 हॉटेस्ट कौन से हैं हॉटस्पॉट्स? मेडागास्कर में है, फिलीपींस है, सुंडरलैंड है, ब्राज़ील एटलांटिक फॉरेस्ट है, कैरिबियन है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट्स है श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया। ये 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं। और इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। एक है हिमालयाज, फिर है इंडो बर्मा, और फिर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एंड सुंदरलैंड, ठीक है, सुंदरलैंड। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स हम किसको कहते हैं कि जहाँ पे मतलब वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो बहुत कम होती है, लेकिन हम उसको कंजर्व इसलिए करते हैं कि क्या पता वहाँ पे कोई रेयर स्पीशीज़ मिल रही हो हमें, ठीक है, या फिर वो कोई ऐसी लोकेशन हो जहाँ पे रेयर स्पीशीज़ हो, तो हम उसको हम क्या कर देते हैं? बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स डिक्लेयर करते हैं। एरिया दैट हैव रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बट आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ हाई रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। मतलब जब वहाँ पे क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मतलब जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे कम है, मतलब प्लांट्स और जो वेजिटेशन है या फिर जो एनिमल्स है वहाँ पे बहुत ही कम है, और उनकी जो हैबिटेट लॉस हो रहा है वो बहुत ही हाई रेट से हो रहा है, ठीक है। Although biodiversity cold spot is low in species richness, it can also be important to conserve as it may be the only location where a rare species is found. मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीशीज रिचनेस है जो वो तो कम है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे क्या पता कोई ऐसी स्पीशीज हो जो कि रेयर हो और वहाँ पे और उसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसीलिए उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट्स। Extreme physical environments inhabited by just 1 or 2 specially adapted species are cold spots that warrant conservation because they represent unique environments that are biologically and physically interesting. यही है कि बस कोई रेयर स्पीशीज़ वहाँ पे हो रही है, वैसे तो बायोडाइवर्सिटी कम है पर वैसे रेयर स्पीशीज़ हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।